वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। स्टोरी इंट्रो। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा शहर जिसका नाम बख्तावरपुर था। ये शहर अपनी साधारण आबादी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। बख्तावरपुर में एक बहुत ही मशहूर स्कूल था जिसे ड्रैगन मार्शल आर्ट स्कूल के नाम से जाना जाता था। इस स्कूल में एक 16-17 साल का लड़का नागेश्वर पढ़ता था। नागेश्वर अपने दोस्तों और शिक्षकों के बीच थोड़ा अलग थलग रहता था। उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा अपनी कल्पनाओं और ख्यालों में खोया रहता था। नागेश्वर एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह अपने माता पिता और समाज को यह दिखाना चाहता था कि वह भी कुछ बन सकता है। हालांकि उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम और फेल होने का डर ज्यादा था। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर उसने इस बार मेहनत नहीं की तो वह चौथी बार फेल हो जाएगा। उनकी नज़रों में वह एक असफल छात्र था जो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इनमें से एक लड़की अमृता, जो उसकी सहपाठी थी, उसे अक्सर यह एहसास दिलाती कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है। नागेश्वर के भीतर एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। एक तरफ परीक्षा का दबाव और दूसरी तरफ अपनी असफलताओं का डर। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि वह इस बार कुछ अलग करेगा। क्या नागेश्वर अपनी असफलताओं को पार करते हुए इस बार परीक्षा में पास हो पाएगा? क्या नागेश्वर अपने माता पिता और सहपाठियों को यह साबित कर सकेगा कि वह भी कुछ कर सकता है? जानने के लिए पढ़िए राइज ऑफ पैरम योद्धा सिर्फ एसी नॉवल एक्सप्लेनर पर। चवन नागेश्वर का ड्रैगन मार्शल आर्ट में। उत्तर प्रदेश के एक घने जंगलों में बसा हुआ था एक छोटा सा शहर। उस शहर की आबादी करीबन 10 लाख लोगों की होगी। इस छोटे से गांव में एक बहुत ही मशहूर स्कूल था। उसे छोटे से शहर का नाम बख्तावरपुर है और उसे बख्तावरपुर में मशहूर स्कूल का नाम ड्रैगन मार्शल आर्ट के नाम से मशहूर। उसे स्कूल में करीबन लाखों बच्चे पढ़ते हैं। उसे स्कूल में 16 से 17 साल का लड़का जिसका नाम नागेश्वर है, वह अपने कक्ष में बैठा सोच ही रहा था कि क्लास की घंटी बजी और वह होश में आया तो वह देखता है कि सामने टीचर हाथ बंधे उसी को देख रहा था और उससे पूछता है, नागेश्वर तुम कहाँ खोए हो? तुम्हें क्लास में होना चाहिए तो तुम अपने ही सोच में गुम हो। चलो बताओ, मैं यहाँ पर किसी जादू का नाम लिख रखा है। ये सुनकर नागेश्वर घबरा जाता है और बोलता है, टीचर मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बस आपको पढ़ते हुए ध्यान दे ही रहा था कि मुझे कुछ जादू की प्रश्न याद आने लगे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर टीचर आश्चर्य से नागेश्वर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा, आज लगता है सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगा है, इसलिए हमारे नागेश्वर साहब को पढ़ने में मजा आ रहा है। टीचर की बातें सुनकर नागेश्वर को समझ आ गया कि वह उसे पर टोंट कस रहा था। फिर वह कहता है कि मुझे एक दिन करना ही होगा, मुझे अपने माँ बाप को दिखाना होगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यह अभी नागेश्वर सोच ही रहा था, तभी उसके टीचर उसको गुस्से से घर कर देखती है तो वह डर जाता है और बोलता है, टीचर मुझे माफ कर दो, मैं फिर से अपने ख्यालों में खो गया था। तभी टीचर उसे बताते हैं कि जल्द ही एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए अपनी कमर का स्लो। ये सुनकर नागेश्वर डर जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो टीचर, मैं अभी तक ढंग से पढ़ाई भी नहीं की और मैंने कोई भी जादू नहीं सीखा, तो मैं कैसे जादू दिखाऊंगा? ये सुनकर नागेश्वर हंसने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे जादू सिखाओगे, लेकिन अब परीक्षा करीब आ गई है। ये सुनकर नागेश्वर घबरा जाता है और बोलता है, लगता है मुझे इस बार पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना मैं चौथी बार भी इसी क्लास में फेल हो जाऊंगा और फिर मुझे बच्चों के द्वारा चढ़ाया जाएगा कि मैं फेलियर हूँ। ये सोचकर वह कहता है, टीचर मैं इस बार पास होकर दिखाऊंगा। ये सुनकर टीचर बोलते हैं, ठीक है बेटा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर नागेश्वर खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उसकी आंखों में इस तरह का जुनून देखकर आस पड़ोस के बच्चे भी हैरान हो जाती है और फिर उसी में बैठी अमृता उसे देखते ही कहती है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम क्यों अपनी बेइज्जती करने पर तुले हुए हो? ये सुनकर नागेश्वर चुप हो जाता है और बोलता है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर अमृता बोलते हैं, मुझे तुमसे इस बात से प्रॉब्लम है कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे से मेरी सगाई करवा दी है और मैं इस सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये सुनकर नागेश्वर उदास हो जाता है और बोलता है, इसमें मेरा भी कोई कसर नहीं है, मेरे माँ बाप ने भी मेरी सगाई तुमसे कर दी थी, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम जैसी लड़की को जो बिल्कुल भी बोलने में ठीक ठाक ना हो, तुम बहुत ही घमंडी हो। ये सुनकर अमृता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह नागेश्वर के पास आकर उसे एक जोरदार खींचकर चांटा मरती है और बोलती है कि तुम इसी के लायक हो। उसकी क्लास के सारे बच्चे उसे पर ऐसे हंस रहे थे जैसे कि वह कोई बेवकूफ हो। ये देखकर नागेश्वर को बहुत बुरा लगता है। वह चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। ये देखकर सभी बच्चे उसे ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, अरे नागेश्वर कहाँ जा रहा है? किसी और लड़की से भी पीटना चाहता है क्या? ये सुनकर नागेश्वर शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप वह अपने घर चला जाता है। ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे उसे पर
हंस रहे होते हैं और उसे पर मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वह रोते हुए अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ पूछती है, बेटा आज क्या हुआ, फिर किसी से लड़ाई करके आया है क्या? ये सुनकर वह अपनी माँ के पास जाता है और उसे माँ को पूरी बात बताता है। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ भी भावुक हो जाती है और फिर उसको लेकर अमृता के घर चली जाती है। फिर अमृता की माँ कहाँ हो, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया है। ये सुनकर अंदर से आवाज आती है, आई रोमिला बहन। तभी अंदर से एक औरत निकाल कर आती है। तभी रोमिला जी बोलती हैं, देखो साकक्षी, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। ये सुनकर वह थोड़ी शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इस तरह की हरकत कर बैठेगी। तभी रोमिला जी बोलते हैं, अब ऐसा है कि मैं अपने बेटे की सगाई तोड़ने आई हूँ। ये सुनकर अंदर से कैलाश जी भी बाहर आ जाते हैं और जो मिला जी के हाथ पर जोड़ने लग जाते हैं। ये देखकर अमृता जो आंगन में खाना खा रही थी वह उठकर आ जाती है और कहती है कि आप उनके सामने इस तरह हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हैं, ये सब क्या हमारा खाना चलाने आती हैं। ये सुनकर कैलाश जी अपनी बेटी को गुस्से से घूरते हैं और कहते हैं कि तुम चुप रहो और अंदर जाओ। ये सुनकर अमृता नागेश्वर की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, मैं तुम्हें दो बातें क्या कह दी, तुम अपनी माँ को यहाँ पर ले आए। ये सुनकर रोमिला बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ हुई सगाई अपने बेटे की तोड़ती हूँ। ये सुनकर कैलाश जी आगे आता है और बोलते हैं कि क्या ये बात शांतनु को पता है। तभी रोमिला बोलती है, नहीं, लेकिन मैं जाकर अभी बता दूंगी। यह सुनकर कैलाश जी बोलते हैं, इस तरह की बातें यहाँ पर करना ठीक बात नहीं है, पहले शांतनु को यहाँ पर बुला लिया जाए, तब अच्छे से हम बात कर पाएंगे। चटू अमृता की आंखें खुल गई। फिर सभी लोग शांतनु के घर चले जाते हैं। जब शांतनु सभी को वहां पर देखा है तो पूछता है, रोमिला तुम कहाँ गई थी। यह सुनकर रोमिला चुपचाप उनके सामने जाती है और उनका सारा किस्सा बताती है। ये किस्सा सुनाने के बाद उन्हें भी कैलाश पर बहुत गुस्सा आता है और वह चुपचाप कैलाश को देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी बेटी इस तरह से मेरे बेटे के साथ प्रताप करती है तो मैं इसका क्या मतलब निकालो। कैलाश, तुम जानते हो कि मैं अपने बेटे की सगाई इसलिए तुम्हारे साथ कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरे बेटे को अपने बेटे जैसा रखोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह अपनी बेटी से करवाओगे। अगर तुम्हें सगाई नहीं करवानी थी तो तुम मना कर सकती थी। यह सुनकर कैलाश उसके सामने जाकर हाथ जोड़ लेता है और कहता है, स्वामी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मूर्ख हूं, मेरी बेटी ने मूर्ख वाला काम किया है, इसलिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। तभी कैलाश की तरफ शांतनु ध्यान से देखते हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मैं इस सगाई को जारी नहीं रख सकता। जैसा कि मेरी पत्नी मुझे बता रही है कि तुम्हारी बेटी ने सारे क्लासमेट के सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया, उसे कितना बुरा लगा होगा ये भी नहीं सोचा और बस उसने हाथ उठा दिया, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। शांतनु की सारी बातें सुनकर कैलाश भी थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें इस तरह करना है तो तुम भी कर सकते हो। तभी शांतनु बोलते हैं, अगर मैं इस तरह करूं तो तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा, इसलिए मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। मैं जो भी किया है सब अपने आप किया है, इसलिए तुम इसका कोई भी अफसोस मत मानना। ये सुनकर कैलाश जी चुपचाप वहां से चले जाते हैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर। जब वह घर पहुंचते हैं तो वह गुस्से में टेबल उठाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी उन्हें संभालने आती है तो वह उसे भी दूर धक्का दे देते हैं और सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ये देखकर अमृता भी अपनी माँ के पास आती है और उसे संभालती है और पूछती है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर के कैलाश गुस्से में अपनी बेटी को देखा है और बोलता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है नालायक, अगर तू उससे शादी नहीं करना तो तू मत कर, लेकिन तू हमें क्यों मौत के कुएं में धकेल रही है। ये सुनकर वह भी हैरान हो जाती है और कहती है कि पिताजी आप इसे इतना क्यों डर रहे हो। ये सुनकर वह कहते हैं, तू अपने अभी काम से मतलब रख, तुझे जितना बताया जाए उतना ही सुनाकर। यह सुनकर वह चुपचाप भीतर चली जाती है और वहां पर जाकर अपना गेट लगा लेती है। जब कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत होता है तो अमृत बाहर आती है और अमृता जब बाहर आकर देखती है तो उसके पिताजी सर पर हाथ बैठे नीचे गर्दन झुकाए कुछ कर रहे थे। जब उसने अपने पिता को आवाज दी तो उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। तभी वह अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसकी माँ भी ऐसी बैठी हुई थी। तभी वह अपने माता पिता के पास जाती है और उनके गर्दन उठाकर देखती है तो वह देखकर चौंक जाती है। पूछती है, पिताजी माँ आप ये क्या कर रही हो। ये सुनकर पिताजी बोलते हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया। ये सुनकर उसकी बेटी पूछता है, ऐसे कैसे खत्म हो गया, बस मेरी सगाई टूटी है तो एक खत्म कैसे हो गया। तभी उसके पिताजी उसे बताते हैं, मैं जो बताने वाला हूँ तुम ध्यान से सुना, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, चाहे तुम मृत्यु के मुंह में भी पहुंच जाओ तब भी यह बात किसी को नहीं बताओगी। यह सुनकर अमृता ध्यान से उनकी बातें सुनती है और वह कसम खाती है कि वह बात किसी को नहीं बताएगी। तभी कैलाश जी बोलते हैं, कुछ समय पहले की बात है, जब मैं शिकार के लिए गया था तभी मेरे ऊपर कई सारे भेड़िया के झुंड ने हमला कर दिया था और फिर तुम जानते हो कि भेड़िया के झुंड से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें पता है मेरी जान किसने बचाई। ये सुनकर वह समझ गई कि वह कौन है। तभी उन्होंने शपथ ली कि उसकी जान किसने बचाई। ये सुनकर उसको भी थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसने पूरे क्लास में उसको थप्पड़ मार दिया था, इसीलिए अब उसे भी बुरा लग रहा था क्योंकि वह एक बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन उसने बस कर दिया। उसने तो अपने दोस्तों से पूछा था और बस उनके दोस्तों ने ये करने के लिए कहा और फिर उसने कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मामला बन जाएगा। फिर अपने पिता से उसने पूछा कि फिर आपको बचाने वाले क्या नागेश्वर की पिताजी है। तभी वह अपने सर हमें हिलते हैं और बोलते हैं कि तब से उनकी मेरी दोस्ती हो गई है और फिर मुझे पता लगा कि यह राजाओं के खानदान के लोग हैं और अब नागेश्वर पूरे देश का राजा बनने वाला है, पूरे गांव में और इस शहरों में किसी को नहीं पता कि नागेश्वर की फैमिली ही राजाओं के खानदान की फैमिली है।
ये सुनकर मैं उससे वादा लिया कि कुछ भी हो जाए अपने बेटे की शादी मेरी ही बेटी से होनी चाहिए, अगर मेरी बेटी हुई तो, अगर आपका बेटी हुई तो आपकी बेटी की शादी मेरी बेटी से होनी चाहिए। ऐसे हम दोनों ने अपने अपने बच्चों के लिए वादा किया। ये सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिताजी ने उसके लिए कितने अच्छे सपने सजाए थे, लेकिन उसने अपने दोस्तों के और फ्रेंडों के साथ मिलकर उसका सत्यानाश कर दिया। अगर उसकी फ्रेंड ने अगर उसके रिश्ते के बीच में ना बोला होता तो शायद वह आज दोस्त रहते और शायद उनकी सगाई ना टूटती। तभी वह सोचती है, अगर मैं क्या नागेश्वर से माफी मांगने जाऊं तो क्या मुझे नागेश्वर माफ कर देगा। ये सब सोते हुए वह अपने पिता की ओर देख रही थी और फिर उसने अपने मन की बात पिताजी को बताई तो उनके पिताजी ने उसे बोला, तुम माफी तो मांगने जाना, लेकिन अब इस रिश्ते की बात मत करना, क्योंकि मैं उनका भरोसा तोड़ दिया है। ये सुनकर उनकी बेटी अमृत बहुत उदास हो गई और वह भी वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है और कहती है, पिताजी यह सब मेरे कारण हुआ है, आप मुझे दोष दीजिए, अपने आप को क्यों दे रहे हो। ये सुनकर पिताजी बोलते हैं, नहीं बेटा, ये सब मेरी गलती है। तभी अमृता बोलते हैं, मैं भी क्या करूं पिताजी, वह आदमी ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ ताकत नहीं है। ये सुनकर कैलाश जी बोलते हैं, मुझे पता है अभी उसके अंदर ताकत क्यों नहीं है और वह वैसे नहीं आएगी जैसे तुम सोच रही हो। उसके अंदर ड्रैगन पावर छुपी हुई है, अगर वह जाग गई तो ये पूरे शहर को एक पल में खाक बना देगी। ये सुनकर अमृता शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या सच में नागेश्वर के पास इतनी ज्यादा ताकत है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा, अगर तुम कभी उससे लड़ाई करो तो तुम ये सोच लेना कि अगर उसने हमला किया तो शायद तुम्हारा वह आखिरी दिन हो, इसीलिए मैं तुम्हें सख्त सख्त हिदायत देता हूँ कि तुम उसे न उलझो तो बेहतर है। ये सुनकर वह चुपचाप अपना सर हमें हिलती है और फिर वहां से चली जाती है। चौथी, संगीत के टीचर। वह अपने घर से निकल जाती है और सीधे नागेश्वर के घर पहुंचती है। जब वह नागेश्वर के घर पहुंचती है तो देखी है कि नागेश्वर घर पर है ही नहीं। तभी वह जाकर शांतनु के पास बैठ जाती है। जब शांतनु उसे देखते हैं तो बोलते हैं, आओ बेटा बैठो, कैसे हैं तुम्हारे पापा, अब मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पिताजी के बारे में इतना बुरा बोल दिया, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर वह भी थोड़ा भावुक हो जाती है और बोलती है। तभी शांतनु बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, नागेश्वर अभी आता ही होगा। तभी अंदर से रोमिला की आवाज आती है, और नागेश्वर के पापा जरा इधर आना। तभी अंदर शांतनु अंदर जाते हैं और देखते हैं कि छोटा सा एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिरकर छटपटा रहा था। जब शांतनु ने उसे देखा तो वह उसे फटाफट उठाने गए और आंगन के बाहर ले आए जहां पर अमृता बैठी हुई थी। ये देखकर अमृता उठ जाती है और बोलती है, यहाँ पर लाइए पिताजी। यह सुनकर शांतनु मुस्कुरा देती हैं। तभी शांतनु बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, इसका मैं इलाज अभी करता हूं। तभी वह चिड़िया के बच्चे को अमृता के हाथ में देकर चले जाते हैं। अमृता उसे बच्चों को सहला ही रही होती है। तभी वह देखी है कि नागेश्वर हिलते दुलते और गाना गाते हुए आ रहा था। ये देखकर वह थोड़ा निराशा होती है, क्योंकि उसको पता था कि इतनी अच्छे से खेलते खेलते इंसान को उसने इतना बेइज्जत किया था, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। यही सब सोते हुए वह चुपचाप वहीं बैठी रहती है। तभी जब नागेश्वर अमृता को देखा है तो हैरान हो जाता है, लेकिन जब वह उसके हाथ में उसे चिड़िया के बच्चे को देखा है तो वह और ज्यादा हैरान हो जाता है और वह चिल्लाते हुए उसके पास आता है और उससे वह चिड़िया का बच्चा छीन लेता है और उसे पकड़कर रोने लग जाता है। बोलता है, पिताजी देखो, इस चिड़िया के बच्चे को चोट लग गई, मुझे इसे बचाना ही होगा। ये सुनकर शांतनु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, इसे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने मंत्र से इसे थोड़ा हील करने की कोशिश करता हूं। तभी शांतनु अपनी उंगली काटकर उसे चिड़िया के बच्चे के ऊपर फेरने लग जाता है, जिससे वह चिड़िया का बच्चा जल्दी से ठीक होने लगता है। ये देखकर उसके पिताजी मुस्कुराते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अपने खून का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकते, तुम जानते हो तुम्हारा खून इतना कीमती है और किसी को भनक भी लग गई तो कितना भयानक होगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर बोलता है, पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं अपने लिए सब समझता हूँ। तभी वह अमृत की तरफ देखा है और बोलता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। ये सुनकर अमृता शर्मिंदा हो जाती है और बोलती है, नागेश्वर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के इंसान हो और मैं तुम्हें बहुत ही गलत समझ लिया। ये सुनकर नागेश्वर कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, ना ही आपकी कोई गलती है, ये गलती सिर्फ समय की है, जो इस समय मैं आपके सामने खड़ा हूँ और उसे समय भी आपके सामने खड़ा था। ये सुनकर अमृता और शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि नागेश्वर एक नालायक और गैर जिम्मेदार लड़का है, लेकिन वह इतना अच्छा होगा उसने नहीं सोचा था। फिर वह शांतनु से और नागेश्वर से माफी मांगती है। फिर वह अंदर जाती है और अंदर जाकर नागेश्वर की मां से भी माफी मांगती है और बोलती है, मां आप मुझे माफ कर दोगी। यह सुनकर रोमिला बोलती है, बेटा चिंता मत करो, मैं इतनी छोटी सी बात पर नहीं कुछ करने वाली, वैसे भी अब मैं सोच लिया है, जो मेरा बेटा कहेगा वही होगा, अब उसकी जिंदगी से कोई नहीं खेल सकता। ये सुनकर अमृता समझ जाती है कि अब उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है और वह चुपचाप यहाँ से चली जाती है। तभी अमृता कुछ सोचते हुए बोलती है, माँ जी वैसे एक बात पूछ सकती हूँ। ये सुनकर वह कहती है, चिंता मत करो बेटा, ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब चाहे कुछ भी पूछ सकती हो। ये सुनकर अमृता खुश हो जाती है और बोलती है कि अगर मान लो मेरी सगाई ना टूटी होती तो मुझे किस तरह व्यवहार करती। यह सुनकर रोमिला उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरी बिल्कुल बेटी जैसी हो, तुम जैसे मर्जी आओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अमृत समझ जाती है यह एक अच्छा परिवार है और उसने यह मौका करवा दिया है, अब उसे फिर से उनके भी जगह बनाने में बहुत ही मेहनत लगेगी। यही सोचते हुए बैठा लेती है कि अब वह नागेश्वर को मना कर रहेगी, लेकिन वह सोच रही थी कि मनाएगी कैसे, लेकिन फिर वह चुपचाप अपने घर की ओर लौट जाती है। तभी अंधेरा होने लगता है और नागेश्वर भी अपने घर आ जाता है। तभी नागेश्वर खाना खाने के लिए चला जाता है और खाना खाते वक्त उसके पिताजी पूछते हैं,
बेटा तुम्हें अमृता कैसी लगती है? ये सुनकर नागेश्वर हैरान हो जाता है और वह अपने पिताजी की ओर देखा है और बोलता है, पिताजी आप जानते हैं कि मैं इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं करता, फिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा मैं जो कहना चाहता हूँ तुम सुन रहे हो और तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी नागेश्वर अपने पिताजी की ओर देखा है और कहता है, पिताजी अभी तो खाना खाने दो, बस मुझे जोरों से भूख लग रही है। ये सुनकर पिताजी समझ जाते हैं कि नागेश्वर अपनी बात डाल रहा है, इसलिए वह भी कुछ नहीं बोलता और वह भी चुपचाप खाना खाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग खाना खत्म करके अपने बिस्तर पर सोने चली जाती हैं। सुबह नागेश्वर उठकर अपने मार्शल आर्ट अकेडमी पहुंचता है और देखता है कि वहां पर अमृता पहले से ही आकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है और बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर अमृता बोलती है, मैं बस यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि मुझे और कोई सीट नहीं मिली। यह सुनकर नागेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वह चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी अपने क्लास में एक टीचर आते हैं और जब वह आती है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वह कहते हैं कि आप। तभी टीचर अंदर आती है और कहती है, मैं आपकी म्यूजिक का टीचर हूँ। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहती हैं कि आप यहाँ क्या पढ़ने आए हैं? ये सुनकर वह अपनी गले को साफ करते हुए बताते हैं, मैं आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाऊंगा जिससे कि तुम इससे मानसिक तरंगों के द्वारा किसी के दिमाग पर भी हमला कर सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चे जोर से तालियां बजाने लग जाते हैं और कहते हैं, हम आपसे यह नहीं सीखना चाहते, ये बहुत बोरिंग है। ये सुनकर टीचर चुप हो जाते हैं। तभी नागेश्वर उठना है और बोलता है, टीचर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुनकर अमृता भी उठ जाती है और अमृता भी अपना हाथ खड़ा कर लेती है। ये देखकर काफी बच्चे खड़ा करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 2 ही 3 लड़कियों और खड़ा करती है। ये देखकर सभी लोग जो बैठे हुए थे कुछ लड़के और हाथ खड़ा करते हैं। तभी ये देखकर टीचर सभी को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, ठीक है चफोट गुनगुन नागेश्वर जसवंत की टीम, आप सभी बच्चे मेरे पीछे आओ। ये सुनकर सारे बच्चे टीचर के पीछे पीछे चले जाते हैं और कुछ देर बाद एक नई टीचर आते हैं जो उन बच्चों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इधर इन बच्चों को ले जाने के बाद सभी के सभी बच्चे अपना अपना नाम बताते हैं। जब नागेश्वर का नाम पूछा जाता है तो नागेश्वर बोलते हैं कि मेरा नाम नागेश्वर है। फिर उसके बाद अमृत का नाम पूछा जाता है तो अमृत बताती है, मेरा नाम अमृता है। ये सुनकर फिर एक लड़की और बोलती है, आप तो मेरा नाम जानते ही होगी। तभी वह बोलती है, बैठ जाओ गुनगुन, तुम बहुत शैतान हो गई हो। ये सुनकर गुनगुन मुस्कुराती है और बोलती है, पिताजी। यह सुनकर सभी लोग कभी टीचर की तरफ तो कभी उसे लड़की की तरफ। वह लड़की देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई पता ही नहीं सकता था कि वह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। सभी को ऐसा लग रहा था कि वह कोई स्वर्ग से आए अप्सरा हो। यही सोचते हुए सभी बच्चे अपने मन में कैलकुलेशन कर रहे थे, कौन उसे नई लड़की को आई हुई कौन पहले अपने झांसी में लगा, यही सब बात कर रहे थे। तभी नागेश्वर टीचर के पास जाता है और बोलता है, मुझे आपसे सीखना है कि कैसे गिटार बजाते हैं। ये सुनकर नागेश्वर की बातें सुनकर वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम क्या गिटार की बादशाह बनना चाहते हो? ये सुनकर नागेश्वर कहता है, हाँ मैं गिटार को इस तरह बचाना चाहता हूँ कि उसे कोई लड़ाई करने आए तो मैं एक झटके में उसे तबाह कर सकूँ। ये सुनकर वह उसे पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो। फिर वह सभी बच्चों को सीखना शुरू करते हैं। जब वह सीखने के बाद बंद करते हैं तो वह देखी है कि नागेश्वर उन्हें इतने ध्यान से सुन रहा था कि उन्हें समझ आ गया वह बच्चा उसे चीज के लिए सीरियस है जो वह सीखना चाहते हैं। फिर वह चाहते ही थी कि उसे कुछ बच्चे मिल जाए। तभी वह अपनी बेटी को देखते हैं और देखते हैं कि वह भी बड़े ध्यान से सुन रही है। तो वह कुछ सोचते हैं और कहती है, नागेश्वर बेटा तुम कहाँ रहते हो? मुझे अपना घर बताओ तो मैं तुम्हें अपने घर पर ही बुला लूं, क्योंकि मैं तुम्हें सीखने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हें गिटार से इस तरह तरस दूंगा कि तुम कभी भी गिटार नहीं, ऐसा लगेगा कि तुम तलवार चला रहे हो। ये सुनकर नागेश्वर बहुत खुश होता है और बोलता है, मैं अभी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी वह टीचर रहती है, मेरा नाम जसवंत है और मैं इस अध्यापक में वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालता हूँ। ये सुनकर सभी बच्चे अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें इज्जत देते हैं। ये देखकर वह कहती है कि तुम चिंता मत करो बच्चों, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। ये सुनकर सारे बच्चे चुपचाप उठकर फिर नीचे बैठ जाते हैं। ये देखकर उनका जस्टिस देखकर नागेश्वर को बहुत खुशी हुई कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपने आप को इतना साधारण दिखाते हैं कि जितना वह है नहीं। वह कुछ सोच ही रहा था तभी नागेश्वर की तरफ आवाज लगाकर जसवंत बोलते हैं, बेटा जरा इधर आना। ये सुनकर जसवंत चुपचाप उनके पास चला जाता है और बोलता है कि आप क्या चाहती हैं? ये सुनकर जसवंत मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। तभी नागेश्वर बोलता है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे इस तरह कुछ सिखा दो जो मेरे काम आ जाए जिससे मैं परीक्षा पास कर सकूं। ये सुनकर जसवंत बोलते हैं, आप कुछ नहीं कर सकती इस समय, अभी मैं आपको एक जगह बता सकता हूं, तुम आप वहां जाकर अगर जिंदा वापस आ गए तो मैं आपको सिखाऊंगा और अगर नहीं आए तो आप मारे जाओगे। ये सुनकर उसे उनकी बेटी भी हैरान हो जाती है। गुनगुन सोचती है कि मेरे पिताजी आज तक किसी को इस तरह मौत के मुंह में नहीं छोड़ता। ये सुनकर गुनगुन उनके पास जाती है और बोलती है, पिताजी आप ये किस तरह का फैसला दे रहे हैं? आप जानते हैं कि आप एक स्टूडेंट की जान खतरे में डाल रहे हैं। तभी वह बोलती है कि मैं इस तरह किसी की जान खतरे में नहीं डाल रहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह नहीं कर पाएगा तो इसे इस तरह की गिटार बजाने की सीखने की कोई जरूरत नहीं है, यह ऐसे ही ठीक है। ये सब सुनकर नागेश्वर उड़ जाता है और कहता है, गुरुदेव जो आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा, मैं पहाड़ पर जाऊंगा और पहाड़ से वह पत्थर लेकर आऊंगा जिस पत्थर को आपने मंगाया है। ये सुनकर वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर आप खाली हाथ आए तो मैं भूल जाना कि मैं आपको सिखाऊंगा। ये सुनकर नागेश्वर हमेशा हिलता है और कहता है, अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरे घर वालों को बता देना कि मैं मौत की आगोश में चला गया।
ये सुनकर गुनगुन बोलती है, नहीं तुम अकेले नहीं जा सकते, ये काम मेरे पिता ने दिया है तो मैं भी चलूंगी। यह सुनकर उसके पिता उसे रोकना चाहते हैं लेकिन वह रुकती नहीं। वह कहती है, नहीं मैं किसी भले इंसान की जान खतरे में नहीं डाल सकती। यह सुनकर नागेश्वर कहता है, आप इस तरह अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, आपको अपने पिता के पास रुकना चाहिए। ये सुनकर गुनगुन बोलती है, नहीं आप अकेले नहीं जा सकती। ये सुनकर वह उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, आप इतनी सौंदर्य है कि आपका वहां जाना ठीक नहीं है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपका रूप इतना काला हो जाएगा कि कोई आपको पसंद भी नहीं करेगा। ये सुनकर गुनगुन चिढ़ जाती है और गुस्से में उसे देखते हैं और कहती है, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूं और आप है कि मुझ पर ही इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं जाऊं नहीं जाती। इस तरह की नोकझोंक सुनकर उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम क्या ही छोटे बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि वहां पर कितना ज्यादा खतरा है। ये सब बातें सुनकर वह निराश हो जाती है और अमृता चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाती है। ये देखकर नागेश्वर को बुरा लगता है लेकिन वह भी क्या कर सकता था, क्योंकि आज ही उसे निकालना था, इसलिए वह अपने घर चुपचाप चला जाता है और वह थोड़े कपड़े पैक करके अपनी माँ बाप को पाठ कर आ जाता है। ये देखकर वह सच में हैरान हो जाते हैं कि नागेश्वर इस तरह आ गया है जैसे वह किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा रहा हूँ। उसकी हिम्मत की डांट देते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से आगे चल सकते हो। ये सुनकर गुनगुन आगे चलने लग जाती है और उसके पीछे नागेश्वर चलने लग जाता है। च5 2 ड्रैगन क्रिस्टल। सबसे पीछे जसवंत चल रहा था। वह जानता था कि ज्यादा खतरा पीछे से ही आता है, इसलिए वह पीछे चल रहा था और बीच में नागेश्वर चल रहा था। नागेश्वर सोच रहा था कि यह लोग कितने अच्छे इंसान हैं जो मुझे इस तरह चलने दे रहे हैं। वह जानता था कि वह अगर आगे गया तो मर जाएगा, इसलिए सभी ने उसे बीच में रखा था। वह भी जानता था कि बीच में रहना उसके लिए सेफ है। तभी वह लोग आखिरी चढ़ाई पर थे, तभी वहां पर कुछ भेड़िया का झुंड आ जाता है। ये देखकर सभी लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं। ये देखकर नागेश्वर भी सभी के साथ भागने लगता है। तभी नागेश्वर देखा है कि कुछ भेड़िया टीचर को घेर कर खड़े हो गए हैं और कुछ भेड़िए गुनगुन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर वह जानता है कि जसवंत थी तो संभाल लेंगे लेकिन गुनगुन इतने सारे भेड़िया को हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन वह जैसी है गुनगुन की तरफ पड़ता है, उसे पर एक भेड़िया झापड़ पड़ता है और वह भेड़िया उसको घायल कर देता है। जब गुनगुन देखी है कि नागेश्वर घायल होने लग गया है तो वह जल्दी जल्दी भेड़िया को मारना शुरू करती है और उसे मारकर नागेश्वर के पास जाती है। वह नागेश्वर के पास आकर पूछता है, नागेश्वर कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर नागेश्वर कहता है, नहीं मुझे चोट नहीं लगी। तभी नागेश्वर के पास आकर बैठ जाती है और वह देखी है कि उसके पिता भी आ रहे हैं और उनके पिता की तो हालत ठीक ठाक सी है, उन सभी की हालत नाजुक हो चुकी थी। अभी तो वह थोड़ी सी ही चढ़ाई पूरी करे थे, अगर वह चढ़ाई करने लग गए ठीक से तो उन पर लगता है बहुत ही खतरनाक जंगली जानवरों का हमला होगा। यही सब सोते हुए वह थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर आगे चलने लग जाते हैं। तभी उन्हें बताते हैं कि हमें उसे पर खाई में जाना है जहां पर वह ड्रैगन का क्रिस्टल रखा हुआ है, उसे क्रिस्टल को लाना है। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं लेकिन उसे हिम्मत बांधते हुए जसवंत जी कहते हैं, बेटा मैं ये सब आपके लिए ही कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, वहां पर 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं। ये सुनकर नागेश्वर और गुनगुन दोनों ही समझ जाते हैं कि उनके पिता क्या करना चाहते हैं। तभी वह अपने पिता को मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, पिताजी आप ये करने के लिए आप लोग मेरी जान के बदले दूसरों की जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? तभी नागेश्वर पूछता है, लगता है आपकी बेटी की जान खतरे में है, उसी से जान बचाई जा सकती है। ये सुनकर वह भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं आपकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता लेकिन मुझे मेरी बेटी की जान भी चाहिए। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए वह जरूर लाऊंगा। तभी गुनगुन देखी है कि ऊपर से बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर आ रहे हैं। ये देखकर गुनगुन घबरा जाती है। तभी जसवंत साहब अपना गिटार निकलते हैं, उसे बचाकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह क्वांटिटी में इतनी ज्यादा होते हैं कि कुछ लोग गुनगुन और नागेश्वर पर भी हमला करते हैं। ये देखकर वह और तेज गिटार बजाना शुरू कर देते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी बजाय वह गुस्से में आ जाती है और गुनगुन को उठाकर भागने लग जाते हैं। ये देखकर वह आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ जानवर उन्हें रोक लेते हैं। ये देखकर नागेश्वर गुस्से में आग बबूला हो जाता है क्योंकि उससे पहली बार किसी ने इस तरह बात की थी और उसकी जान उसकी आंखों के सामने चली जाए, यह वह होने नहीं दे सकता। यही सब सोते हुए वह उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं और कुछ दूर जाकर वह देखता है कि वह जानवर खड़ा है। जहां पर जानवर खड़ा था वहां पर खाई ही खाई थी। ये देखकर गुनगुन घबरा जाती है और वह कहती है, आगे मत आना नागेश्वर, वरना तुम भी गिर जाओगे मेरे साथ। यह सुनकर नागेश्वर रुकता तो है लेकिन कुछ सोचते हुए वह फिर आगे बढ़ने लग जाता है। ये देखकर गुनगुन उसके ऊपर चिल्लाती है लेकिन नागेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नागेश्वर जानता था कि वह उसकी भलाई के लिए ही चिल्ला रही है, लेकिन अगर वह रुक जाएगा तो वह जानवर उसे पक्का मार देगा, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है और एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारता है, जिससे वह गुस्से में आकर एक पंजाब नागेश्वर की सीने पर मरता है, जिससे नागेश्वर की सीने से खून बहने लगता है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, वह तो खुद उसे जानवर के शिकंजे में फंसी हुई थी। लेकिन वह छूटने की कोशिश करती है, तभी वह जानवर उसे खाई में फेंक देता है। वह खाई में गिर ही रही थी तभी वह देखी है कि ऊपर से नागेश्वर भी कूद जाता है। ये देखकर उसे वह भला बुरा कह रही होती है। तभी दिव्या देखी है कि नागेश्वर उसके बहुत करीब आए जा रहा है और करीब आते ही उसको अपनी बाहों में ले लेता है।
जब गुनगुन नागेश्वर के बाहों में जाती है तो वह थोड़ा शांत होती है, लेकिन वह शांत होती उससे पहले ही वह देखी है कि जमीन पास आने वाली है, लेकिन वह जैसे ही उसे ऊपर करने की कोशिश करती है तभी नागेश्वर उसे अपने साइन से लगाकर उल्टा हो जाता है और वह सीधा जाकर जमीन से टकराता है, जिससे नागेश्वर के मुंह से खून फुहारे की तरह बहने लगता है और सारा खून जाकर गुनगुन के चेहरे पर गिरता है। और जिस गुनगुन होश में आती है और वह देखी है कि नागेश्वर के मुंह से इतना सारा खून निकाल रहा है और वह देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह नागेश्वर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नागेश्वर हल ही नहीं रहा होता है। वह जानती थी कि नागेश्वर उसके लिए ही यहाँ पर आया था और उसकी वजह से ही वह इस खाई में पूजा था, लेकिन अब वह जिंदगी और मौत के मुंह में झूल रहा है। तभी वह देखी है कि उसमें जो क्रिस्टल ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे वह क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल अभी भी चमक रहा है और दोनों अगल बगल रखे हुए हैं। वह देखती है ना तो वह एक क्रिस्टल उठाकर सीने से सीधा नागेश्वर की सीने पर रख देती है, जिससे वह क्रिस्टल जाकर नागेश्वर के सीने के अंदर कुछ जाता है और उसे हील करने लगता है। ये देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन वह अभी भी घबराई हुई थी। तभी कुछ देर बाद नागेश्वर होश में आता है और वह आते ही वह देखता है कि उसके अंदर इतनी ताकत लगा रही है कि वह एक मुक्के में किसी भी जानवर को जान से मार सकता है, लेकिन वह किसी पर अपनी ताकत आजमाना नहीं चाहता था। च6 मादा भालू की लड़ाई नागेश्वर से। जब नागेश्वर उठकर बैठता है तो वह देखता है कि गुनगुन उसे बड़े आदर सम्मान से देख रही है। ये देखकर नागेश्वर पूछता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तभी नागेश्वर उनसे बोलना है, आप मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। ये देखकर गुनगुन मुस्कुराने लग जाती है और नागेश्वर शर्मा जाता है, जिससे नागेश्वर अनकंफर्टेबल होने लगता है। तभी गुनगुन बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज कर दिया है। ये सुनकर जब नागेश्वर अपने आप को देखा है तो वह अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है। तभी नागेश्वर उधर देखता है जहां गुफा थी, गुफा के अंदर एक क्रिस्टल पड़ा हुआ है। तभी वह पूछता है, दूसरा क्रिस्टल कहाँ गया? तभी गुनगुन बोलती है, उसे क्रिस्टल को मैंने तुम्हारे ऊपर रखा तो वह तुम्हारे सीने के अंदर चला गया और फिर वह गायब हो गया, जिससे तुम धीरे धीरे ठीक होने लगे। ये सुनकर नागेश्वर बाबू को जाता है और बोलता है, आपने ये क्या किया? आपको पता है कि वह आपके लिए कितना आवश्यक था और आपने वह मेरे ऊपर खर्च कर दिया। मुझे पता है कि वह आपको आपकी बीमारी के लिए चाहिए, इसलिए मैं ऐसे नहीं ले सकता। मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूँ। मेरे खत्म होने के बाद ये क्रिस्टल आप रख लेना। ये सुनकर गुनगुन डर जाती है और कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पहले मुझे अपने पिता से इजाजत लेनी होगी। अगर मेरे पिताजी ने कह दिया। तभी नागेश्वर कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी वजह से किसी और की जान नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वह और ज्यादा घबरा जाती है। वह जानती थी कि अगर उसको ये क्रिस्टल नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि नागेश्वर की जान चली जाए, वह भी सिर्फ उसके कारण, क्योंकि वह जानती थी कि उसको बचाने के लिए नागेश्वर इस खाई में कूदा था और अगर वह खाई में ना कूदता होता तो शायद आज वह जीवित न होती। यही सोचते हुए वह नागेश्वर के पास जाती है और उसके सीने पर अपना हाथ रख लेती है। तभी वहां पर एक गोरिल्ला जैसा भालू आ जाता है। ये देखकर दोनों के दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये लगता है जानवर बहुत खतरनाक है। तभी वहां पर वह भालू गुस्से में दोनों को भूल रहा था और फिर वह गुफा की तरफ देखा है तो वहां से एक क्रिस्टल गायब होता है। ये देखकर वह गुस्से में दहाड़ करने लग जाता है। फिर वह गुनगुन को अपनी मुट्ठी में पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही गुनगुन को पकड़कर नागेश्वर पीछे खींच लेता है और बोलता है, तुम पीछे हटो और तुम इस तरह के कामों में नहीं आ सकती। यह सुनकर गुनगुन मुस्कुरा देती है और उसका पालन करती है। तभी नागेश्वर गुस्से में आगे बढ़ता है। ये देखकर गुनगुन उससे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, तुम उसे लड़ो मत, हम लोगों भागते हैं। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता है ये गोरिल्ला बहुत ताकतवर है और हम इसे नहीं बच पाएंगे, इसलिए हम दोनों की जान जान से बेहतर है कि किसी एक की जान जाए। ये सुनकर वह डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ, मैं कुछ देर इसे रोक सकती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, तुम वह क्रिस्टल उठाओ और यहाँ से भागना, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। उसी में बहस चल ही रही होती है तभी वह गुनगुन पर हमला कर देता है। ये देखकर नागेश्वर आगे आ जाता है और गुनगुन को बचा लेता है, लेकिन उसे इम्पैक्ट से नागेश्वर काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गुनगुन उसके पास आती है, लेकिन नागेश्वर उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि जो और तुम क्रिस्टल उठाकर यहाँ से भागो। ये सुनकर इस बार गुनगुन उसका विरोध नहीं करती और चुपचाप जैसा नागेश्वर कहता है वैसा ही करती है और फिर वह क्रिस्टल उठाकर वहां से भागने लगती है और भागते भागते हुए पीछे देखी है तो गोरिल्ला उसके पीछे आ रहा होता है और उसके पीछे नागेश्वर भाग रहा होता है। फिर वह देखी है कि नागेश्वर बड़ी तेजी से गोरिल्ला के पास आता है और गोरिल्ला को चैलेंज करते हुए उसे पर हमला कर देता है। ये देखकर गुनगुन समझ जाती है कि अब उसका आखिरी दिन है और अब वह उसे नहीं बचा सकती। तभी यह सब देखकर गुनगुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है कि एक इतने प्यार से लड़के के लिए इतना क्यों आंसू बहा रही हूँ। यही सोचते हुए वह भाग ही रही होती है तभी वह उसे खाई से बाहर निकल जाती है और फिर कुछ देर बाद वह अपने पिता के पास पहुंचती है तो वह बताती है कि नागेश्वर उसके लिए वह अपनी जान खतरे में डाल दी। यह सुनकर उसके पिता डर जाते हैं और कहते हैं, नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, तुम नहीं जानती, अगर उसे कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर गुनगुन और डर जाती है और कहती है, क्या हो जाएगा पिताजी, मुझे साफ साफ बताइए। ये सुनकर उसके पिताजी बोलते
हैं वह एक इसके बाद कुछ नहीं बोलते। मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बात है और अगर यह बात बाहर आ गई तो नागेश्वर के लिए और उसकी पूरी फैमिली के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। ये सुनकर गुनगुन भी समझ जाती है, लगता है कोई ऐसी बात है जिसे हमें नहीं करनी चाहिए, तो मैं नहीं करूंगी पिताजी। यह सुनकर पिताजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं तुम मेरी प्यारी सी बेटी हो और बहुत अच्छी हो, तुम मेरी सारी भावनाओं को समझ सकती हो। ये सुनकर शर्मा जाती है और बोलती है पिताजी आप ये सब कैसे कह सकते हैं। गुनगुन को शर्म आने लगती है। ये देखकर उसके पिता उसे छेड़ते हुए बोलते हैं बेटा कहीं तुम्हें वह पसंद तो नहीं आने लगा। ये सुनकर गुनगुन और ज्यादा शर्मा जाती है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं अगर तुम्हें वह पसंद आ रहा है तो मैं उसके पिताजी से तुम्हारी बात कर सकता हूँ। ये सुनकर गुनगुन गुस्से में अपने पिता की ओर देखती है तो उसके पिता मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते। तभी वह बोलते हैं तुमने बताया कि उसकी जान खतरे में है तो चलो हमें चलना होगा उसे बचाने। तभी जसवंत जी पूछते हैं वैसे उनका झगड़ा किस हो रहा था। तभी वह बताती है कि एक भालू है जो वहां इस क्रिस्टल की रक्षा कर रहा था, इसलिए वह हम सब पर हमला कर देता है। ये देखकर और उनकी बातें सुनकर उसके पिता डर जाते हैं और कहते हैं वह बहुत खतरनाक है, अगर नागेश्वर को कुछ भी हुआ तो हम उसके परिणाम नहीं सह पाएंगे। ये सोचकर और समझकर जसवंत जी भागती हैं और कहते हैं बेटा तुम नहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ये सुनकर गुनगुन भी उनके पीछे चली जाती है और फिर वह लोग देखते हैं तो नागेश्वर खून में लथपथ पड़ा करते हुए वहां पर अपनी आखिरी सांस ले रहा था। ये देखकर गुनगुन डर जाती है और कहती है पिताजी अब क्या होगा। तभी उसके पिताजी बोलते हैं लगता है कि एक क्रिस्टल नागेश्वर के पास और उसकी बॉडी में है, तो तुम चिंता मत करो, अगर सांस की एक बूंद भी रही तो यह 4 से 5 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तभी वह देखते हैं कि वह भालू उसके सामने बैठा नागेश्वर को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह ये सोचकर शॉक हो जाते हैं और फिर वह भालू के पास आते हैं और फिर उसे मानसिक तरंगों के द्वारा बात करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि नागेश्वर उसके बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया। ये सुनकर वह और भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ। तभी वह मादा बिया बताती है मेरे ने गलती से हमला कर और सीधा मेरे बच्चे पर लगे ही वाला था। तभी वह हमला नागेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया और वह घायल होकर गिर गया। वह हमला इतना खतरनाक था, अगर मेरे बच्चे पर लगता तो मेरे बच्चे की जान चली जाती। यह सुनकर वह समझ जाती है कि नागेश्वर किसी की जान अपनी वजह से खतरे में नहीं डालना चाहता। यही सोचते हुए वह कहते हैं तुम चिंता मत करो, नागेश्वर ठीक हो जाएगा। तभी कुछ सोचते हुए मादा भालू बोलती है मैं उसकी टेंशन ले रही हूँ क्योंकि वह हमला मेरा था और मैं जानती हूँ कि मेरा हमला कितना खतरनाक है। जब यह बातें हो ही रही थी तभी नागेश्वर की एक उंगली हिलती है और वह खून मुंह से और फेंकने लगता है। ये देखकर माता भालू और डर जाती है। तभी वह छोटा भालू का बच्चा नागेश्वर के पास आता है और उसको देखकर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बोल नहीं पाता। तभी ना आधा भालू उसके सर पर हाथ रखती है और कुछ देर बाद वह भालू का बच्चा भी बोलने लगता है और फिर वह भी इंसानी आवाज में। ये देखकर जसवंत जी पूछते हैं लगता है तुम्हें बहुत ही जादू विद्या का ज्ञान है। 7 जादुई शक्तियों का परिचय। जसवंत की बातें सुनकर वह बताती है कि मैं इस ड्रैगन क्रिस्टल की रक्षक हूं और मैं आखिरी रक्षक हूं जो जीवित बची हुई हूं, शायद मैं भी कुछ दिनों तक ही जीवित रह पाऊं। ये सुनकर जसवंत उससे पूछते हैं ऐसा क्यों, तो उन्हें बताती है कि मेरी अभी कुछ देर पहले इसे भी भयानक लड़ाई हुई थी और मैं घायल हो चुकी हूं। ये सुनकर वह और भी डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो ये पहाड़ नष्ट हो जाएगा। तभी वैसे ही बोलती है कि यह पहाड़ नष्ट नहीं होने वाला, मैंने इसे सुरक्षित कर दिया है और सुरक्षित मित्रों के द्वारा बांध दिया है। तभी वह अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि नागेश्वर इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करें और अपने साथ रखें। ये सुनकर नागेश्वर जो लेटा हुआ था वह उठने की कोशिश करता है और माता भालू को गले लगाने की कोशिश करता है। ये देखकर माता भालू उसको अपने से गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है और बोलती है कि यह सब मेरी गलती है जो आपके साथ हुआ, तुम भी एक मेरे बच्चे जैसे हो, जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई उसको मैं चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ। ये बोलकर और फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी उसे समझाते हुए नागेश्वर कहता है आप इस तरह बातें क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं कि मैं आपको दोषी नहीं मानता। ये सुनकर नागेश्वर को अपने गले से लगा लेती है और बोलती है तुम भी आज से मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें अपनी आधी ताकत दूंगी और अपने बच्चों को आधी ताकत दूंगी। यह सुनकर नागेश्वर हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने बच्चों को अपनी ताकत दो, मैं आपसे ताकत नहीं ले सकता। ये सुनकर माता भालू मुस्कुराती है और कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि आपके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और मैं देख सकती हूँ कि तुम राजवंश के खून से हो और आपको ये ताकत जरूर मिलनी चाहिए जिससे कि आपका वंश आगे बढ़ सके। ये सुनकर नागेश्वर कहता है मेरा वंश बढ़ने से और इससे क्या अंतर है। ये सुनकर वह कहती है आप मेरे बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाओगे, मुझसे वादा करो कि उसे पर कोई भी आज नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर नागेश्वर उनके गले लगाकर रोने लग जाता है और कहता है आप अभी तो मुझे अपना बेटा कह रही हैं और इस तरह का वादा करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, इसलिए मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। ये सुनकर भालू मुस्कुराती है और बोलती है मेरे बच्चे दोनों हाथ से मेरे बच्चे हो और मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और बोलता है आप भी मेरी माँ के समान है और आप भी मेरी माँ ही हैं। ये सुनकर दोनों को एक साथ अपने गले से लगा लेती हैं और कहती है कि आज से मैं तुम दोनों के अंदर रहूंगी। यह सुनकर नागेश्वर कुछ समझ नहीं पाता, तभी कुछ बड़बड़ाती है और आधी ताकत नागेश्वर के अंदर चली जाती है और आधी ताकत उसके बच्चे के अंदर और फिर कुछ देर बाद उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है।
जिससे कि वह बोलने में भी बहुत परेशानी हो रही होती है। ये देखकर नागेश्वर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने मना किया था कि अभी आप कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर वह समझ जाती है नागेश्वर उनकी फिक्र कर रहा है, लेकिन फिक्र से ज्यादा उसे यह बात की परवाह थी, अगर उसकी ताकत के लिए कोई आया और उसे मारकर उसकी ताकत ले गया तो क्या फायदा, अगर वह पहले ही अपने बच्चों में ये ताकत दी थी तो और भी अच्छा होगा। तभी वह गुनगुन की तरफ देखती है और कहती है, बेटा मैं दे सकती हूँ कि आप बहुत प्यार करती हैं मेरे बच्चों से, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कभी मेरे बच्चों का साथ मत छोड़ना। ये सुनकर गुनगुन हैरान हो जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से मादा भालू की तरफ देखती है और कहती है, मैं ऐसा ही करूंगी। यह सुनकर माता भालू राहत की सांस लेती है और कहती है, तुम लोगों के अंदर कुछ खास है और मैं देख पा रही हूँ कि तुम लोगों को एक साथ लाने के लिए प्रकृति भी साथ दे रही है। ये सुनकर गुनगुन के पिता भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब प्रकृति का एक खेल का नियम है और वह चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी नागेश्वर से ही होगी, इसलिए वह इस तरह की काम करवा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मादा भालू को सब पता होगा। यही सोचते हुए वह माता भालू की तरफ देखते हैं और मादा भालू उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ कि यह क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ये सुनकर वह माता भालू को सलाम देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी कर्जदार रहेंगे। ये सुनकर माता भालू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप नागेश्वर को देखती रहती है और उसके सर पर हाथ फिरती है। कुछ देर बाद नागेश्वर भी ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर वह अपनी छोटे छोटे हाथों से नागेश्वर माता भालू को गले लगा लेता है। ये देखकर माता भालू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप नागेश्वर की गली लगी रहती है। तभी नागेश्वर उससे पूछता है, आप अब कहाँ जाएंगे। ये सुनकर नागेश्वर को बताती है कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं यही रहूंगी और यह क्रिस्टल अब उसे लड़की का है। मुझे पता है कि उसे लड़की को कौन सी बीमारी है और यह क्रिस्टल से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर गुनगुन और नागेश्वर दोनों ही खुश हो जाते हैं। वह जानते थे कि एक क्रिस्टल अब तो नागेश्वर के पास है और उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर दूसरे क्रिस्टल की जरूरत पड़ी तो नागेश्वर को भी मरना पड़ेगा। इसलिए वह डर रही थी कि कहानी नागेश्वर की बात सच ना हो, इसीलिए वह प्रार्थना कर रही थी और नागेश्वर की बात झूठी हो गई। यह सुनकर वह समझ गई कि अब नागेश्वर को कोई खतरा नहीं होगा। यही सोचकर वह आगे बढ़ती है और वह क्रिस्टल ले लेती है। तभी जैसे ही वह क्रिस्टल गुनगुन के संपर्क में आता है वह उसकी बॉडी में चला जाता है और कुछ देर बाद गुनगुन को बहुत ही दर्द होने लगता है। पूरी बॉडी उसकी दर्द से फटने लग जाती है और कुछ देर बाद वह शांत होती है तो देखी है कि उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका है। ये देखकर वह अपने आप को देखते हैं। तभी मादा भालू बोलती है, तुम चिंता मत करो, ये बर्फ की शक्तियां हैं जो सफेद होती है, इसलिए तुम्हारा शरीर सफेद हो चुका है और अब तुम बर्फ की शक्तियां इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं सच में बर्फ की शक्तियां इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी उसे मादा भालू उसे बताती है कि हाँ, तुम बर्फ की शक्ति इस्तेमाल कर सकती हो और जो क्रिस्टल नागेश्वर के पास है वह आज की शक्तियां हैं और वह दिव्या आज हैं जो एक पल में किसी भी साधक को पल में खाक कर सकती हैं। चैट नागेश्वर की जादू शक्तियां। ये सुनकर नागेश्वर शौक होकर माता भालू को देखा है और कहता है, क्या मैं इतनी ताकत रखता हूँ। ये सुनकर माता भालू बोलती है, मैंने जो ताकत दी है उसको मिलाकर तुम अब कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। ये सुनकर नागेश्वर हाँ में सारे हिलता है और उससे पूछता है, मैं अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर माता भालू मुस्कुराती है और कहती है, जैसे सभी साधक अपनी ताकत बढ़ती हैं वैसे तुम भी अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर परेशान हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं इतना अमीर नहीं हूँ और मैं इधर उधर जड़ी बूटियां खोजने भी नहीं जा सकता और इधर उधर में कोई खजाने की तलाश में भी नहीं जा सकता। ये सुनकर भालू बोलती है, तुम्हें जाना ही होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम इतने ताकतवर नहीं बन पाओगे और तुम्हें इस वक्त ताकतवर बनने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जो ताकत तुम्हें दी है उसे ताकत के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होंगे। जब सारे लोगों को तुम्हारे बारे में पता लगेगा तो वह लोग तुमसे ये ताकत छीना चाहेंगे, इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना ही होगा और मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना। ये सुनकर नागेश्वर उसे बच्चे भालू की तरफ देखा है और कैसा है, ठीक है मैं इसका अपने भाई जैसा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर माता भालू चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है और सभी को गुजारा कर वहां से जाने के लिए आदेश देती है। ये देखकर सारे जानवर चुपचाप घने जंगलों में चले जाते हैं और मादा भालू पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी जानवर नहीं रुकेगा और वैसे भी जब भी तुम्हें किसी की जरूरत होगी तो तुम मेरे उसे मंत्र से जब कभी भी किसी जानवर को बुलाना होगा उसे मंत्र के द्वारा तुम बुला सकते हो। मैं तुम्हें वह जो ज्ञान दिया है उसे ज्ञान में तुम्हें कई सारी ज्ञान की चीज भी दी है, जैसे जड़ी बूटियां ढूंढना और उनकी दवाएं भी बनाना। हकीम की पूरी ताकत है तुम्हारे अंदर, तुम बहुत सारे गुण समेटे बैठे हुए हो, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वह सारे गुण तुम्हारे अंदर निकाल कर आए रहेंगे। ये सुनकर नागेश्वर बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर वह देखता है कि बच्चे भालू भी अपनी माँ के पीछे जा रहा था। ये देखकर नागेश्वर उसे पकड़ लेता है और उसे बोलना है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझे सौंप दिया, अब तुम मेरे भाई जैसे हो। ये सुनकर छोटा भालू नागेश्वर को देखा है और बोलता है, मुझे मेरे मन के साथ रहना है, तुम जानते हो कि किसी को उसकी माँ से नहीं जुदा किया जा सकता। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है, मुझे पता है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी भी मजबूरी समझो। ये सुनकर वह बेबी भालू चुपचाप नागेश्वर के पीछे चल देता है। फिर कुछ देर बाद वे लोग पहाड़ी के नीचे आ जाते हैं और फिर नागेश्वर अपना सिर हिलाकर उसे छोटा सा बच्चा बनने के लिए बोलता है और वह अपनी ताकत से छोटे से लड़के में बदल जाता है।
ये देखकर नागेश्वर के साथ साथ गुनगुन और उसके पिता जसवंत भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम तीनों को कल से घर पर ही गिटार की ट्रेनिंग दूंगा और तुम म्यूजिक में अपने ताकत इस्तेमाल कर सकते हो और उसके द्वारा किसी के भी मानसिक दबाव को काम भी कर सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर हैरान हो जाता है और बोलता है आप। तभी वह बोलते हैं कि आप मत बोलो, तुम मुझे गुरु या फिर पिताजी भी कह सकते हो। ये सुनकर तो गुनगुन शर्मा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह अपने पिता को कैसे समझाएं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। तभी नागेश्वर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मैं आपको अपना पिताजी क्यों मान सकता हूँ। ये सुनकर जसवंत जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं तुम अभी नहीं समझोगे, तुम कुछ दिन रुको, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये सुनकर नागेश्वर हमेशा हिलता है और कहता है ठीक है गुरुजी। तभी नागेश्वर के पास एक आता है और उसमें लिखा हुआ था कि आपके पिता ने आपको तुरंत बुलाया है। ये देखकर नागेश्वर कहता है पिताजी लगता है मुझे एजेंट है बुला रहे हैं। ये सुनकर जसवंत जी हाँ मैं कर हिलाते हैं और सभी लोग उधर चल पड़ते हैं। तभी जसवंत के पास उसे छोटे भालू को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और नागेश्वर जाते ही अपनी मां को गले लगा लेता है और फिर पिता के पास जाकर पूछता है क्या हुआ पिताजी। यह सुनकर पिताजी बोलते हैं कि देखो तुम्हारे से मिलने कोई आया है। ये देखकर नागेश्वर उनसे तरफ देखा है तो वह देखता है कि घर के बाकी लोग आए हुए हैं, जैसे उनकी बुआ और उनका बेटा जो लगभग नागेश्वर के जितना ही है। यही सब देखते हुए नागेश्वर उसे गले लगा लेता है और वह भी इस गले लगा लेता है और कहता है बड़े भैया आप कैसे हो। ये सुनकर नागेश्वर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं छोटे भाई बहुत खुश हूं कि तुम यहाँ पर आए। ये सुनकर वह कहता है भैया आप अभी तक कुछ सीखे या नहीं सीखे, देखो मैं स्टार 2 पर पहुंच चुका हूं। ये सुनकर नागेश्वर अपनी आंखें सुकून लेता है और कहता है कि अच्छी बात है तुम इतनी आगे पहुंच चुके हो, मैं बहुत खुश हूं। ये सुनकर वह अपने भाई को अपने अच्छे अच्छे जादू दिखाने ले जाता है। ये देखकर नागेश्वर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नागेश्वर उससे कुछ नहीं कहता। नागेश्वर जानता था कि वह अपनी कला दिखा रहा है और उसको खुश करना चाहता है, लेकिन नागेश्वर उससे कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। ये देखकर उसका छोटा भाई उसके बोलता है लगता है आपने मुझे अच्छा सीख लिया है, तो आप बताएं आपके पास क्या है। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और अपने हाथों में एक बड़ी सी आग का गोला दिखता है और उसमें से एक ड्रैगन निकलता है। ये देखकर नागेश्वर का छोटा भाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलता है भैया यह आपने कहां से सीखा, क्या मुझे भी आप सिखा सकते हैं। तभी नागेश्वर बोलता है नहीं तुम इसे नहीं सीख सकते क्योंकि यह किसी और चीज से बना हुआ है और मैं इसकी वजह तुम ही नहीं बता सकता। ये सुनकर उसका छोटा भाई नाराज हो जाता है क्योंकि वह सोच रहा था कि यह तो मेरा बड़ा भाई है और ये तो मुझे सिखा ही देगा, लेकिन बड़ा भाई नाथ होने के नाते ये कुछ भी नहीं बता रहा। ये सब सोकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह उसकी चीज थी और वह सिखाएं या ना सिखाएं उसे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। यही सब सोते हुए वह कुछ नहीं बोलता और बोलता है ठीक है भाई आपकी इच्छा, अगर नहीं सीखना तो मत सिखाओ। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज जरूर दूंगा, कभी ना कभी अगर तुमने मांगी है तो मेरी तरफ से कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा। ये सुनकर वह बहुत खुश होता है और कहता है ठीक है भैया मैं अब चलता हूँ, अब मेरी माँ इंतजार कर रही होगी अंदर। तभी नागेश्वर बोलता है रुक जाओ मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे से बात करते हुए अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद अंदर से हंसी हंसी टिटोली की आवाज आने लगती है और फिर कुछ देर बाद सारे लोग चाहते हैं। तभी उसके पिताजी बोलते हैं बेटा हम तुम्हें कोई बढ़िया जगह एडमिशन लेने के लिए कहेंगे, अब तुम यहाँ से निकलो बाहर, जो कि तुम्हें पता चले कि बाहर की दुनिया कैसी है। ये सुनकर नागेश्वर बाबू को जाता है और बोलता है पिताजी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं माँ और बाबा दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हो। ये सुनकर उसके पिता गुस्से में उसको डांटे हुए बोलते हैं कि हम तुम्हें जानबूझकर थोड़ी ना भेज रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर सीखने से कोई फायदा नहीं होगा और तुम आगे बढ़ो, जब तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर नागेश्वर हमेशा हिलता है और फिर वह बताता है कि अभी मेरे गुरुजी मुझे संगीत सीखने वाले हैं। चेन्नई नागेश्वर गया गुनगुन के घर। जब सभी लोग नागेश्वर की बात सुनते हैं तो वह चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम उसे संगीतकार की बात कर रहे हो जो पूरे दुनिया में कर लाने की ताकत रखता है। ये सुनकर नागेश्वर को कुछ समझ नहीं आता और फिर वह बताता है मुझे एक सिखाने वाले गुरु मिले हैं जो मुझे पूरी तरह से अपना चुके हैं और वह अपनी बेटी को भी संगीत सीखना चाहते हैं और कुछ और लोग हैं जो संगीत उनसे सीखना चाहते हैं। ये सुनकर नागेश्वर के पिता शांतनु कुछ सोचते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम चाहो तो उनके पास सीखकर कहीं और जा सकती हो, मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर तुम्हें एक अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहिए और वहां से तुम्हें अच्छा जादूगर बनकर दिखाना है और मार्शल आर्ट सीखना है। ये सुनकर नागेश्वर भी समझ जाता है कि उसके पिताजी उसके लिए कितना परेशान है। ये देखकर नागेश्वर भी अपने मन में ठान लेता है कि अब मैं कुछ ना कुछ बन के रहूंगा और मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनेगा। ये चेक करने के बाद वह बाहर निकलता है और फिर वह वहां से अपने कपड़े लेकर चला जाता है। वह जब गुनगुन के घर के बाहर पहुंचता है तो बोलता है कि अब मेरा लक्ष्य करीब है और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। तभी गुनगुन दरवाजा खोलती है और देखते हैं कि नागेश्वर आया है तो वह बहुत खुश रहती है और वह अंदर भागते हुए जाती है और अपने पिताजी को बाहर बुलाती है। जब उसके पिताजी गुनगुन को इतना खुश देखे हैं तो वह समझ जाते हैं कि जरूर ही नागेश्वर आया होगा। जब नागेश्वर को वह देखी है तो वह भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बेटा तुम यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है ये तो मुझे बोलना चाहिए गुरुदेव की आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद। ये सुनकर नागेश्वर से बहुत खुश होती है और कहते हैं बेटा मैं तुम्हें यहाँ जब चाहो तब आ सकते हो, मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देता हूँ।
ये सुनकर नागेश्वर भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है आप मेरे पिता समान हैं। तभी वह देखता है कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आ रहा है और नागेश्वर की गली लग जाता है। जब नागेश्वर से ध्यान से देखा है तो वह समझ जाता है कि वह कौन है और फिर वह जोर से गले लगाते हुए उससे पूछता है, तुम्हें यहाँ रहने के बाद कैसा लग रहा है। ये सुनकर वह बहुत खुश होता है और बोलता है मैं अब यहाँ रहने में कोई हिचक नहीं है बड़े भैया। जब वह बड़े भैया सुनता है तो वह बहुत खुश होता है और बोलता है अब लगता है तुम इस तरह की वातावरण में रहना सीख गए हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सा नाम देना चाहिए। ये सुनकर वह बहुत खुश होता है और कहता है बड़े भाई आप चाहो तो जो नाम दूं वह मुझे मंजूर है। ये सुनकर नागेश्वर गुनगुन की तरफ देखा है और गुनगुन समझ जाती है कि वह चाहता है कि वह नाम दे। तभी गुनगुन कुछ सोचते हुए बोलती है आज से तुम्हारा नाम कार्तिक है। कार्तिक नाम सुनकर वह बहुत खुशी का है और वहां पर सभी लोग खुश होते हैं। ये सुनकर उसके पिता की खुश होते हैं। तभी सभी लोग एक साथ बैठकर शाम का डिनर करती हैं और डिनर करने के बाद वह सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वह देखता है कि ऊपर आसमानों में बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन एक सितारा ऐसा है जो बहुत तेजी से चमक रहा था और बहुत बड़ा दिख रहा था। ये देखकर नागेश्वर कहता है एक दिन में उसे सितारे जैसा बनेगा। ये सॉन्ग यही सब सोकर और मन में भरवा रहा था। तभी उसके पास ही लेते नागेश्वर के बगल में जसवंत जी भी यही सोच रहे थे कि शायद नागेश्वर इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। यही सब सोते हुए वह भी सो जाते हैं और अगले दिन उठाते हैं तो वह सभी लोग मार्शल आर्ट की ओर चल देते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। ये देखकर नागेश्वर चुपचाप उनकी क्लासरूम में चला जाता है और वहां जाने के बाद उसके पीछे पीछे गुनगुन भी चली जाती है। जब गुनगुन और नागेश्वर को एक साथ अमृता देखी है तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वह जानती थी कि वह उसका पति था, लेकिन उसने अब सगाई तोड़ दी है, इसलिए अब वह उसके पास नहीं है। इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और चुपचाप नागेश्वर को और गुनगुन को एक साथ चलते हुए देखते हैं। लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। तभी नागेश्वर अपनी सीट पर बैठता है, उसके बगल में जाकर गुनगुन भी बैठ जाती है। तभी यहाँ वह उठती है और कहती है कि यह गलत है टीचर, एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठ सकता है तो गुनगुन वहां पर कैसे बैठी है। ये सुनकर टीचर बोलते हैं मैं किसी को कहीं पर बैठने से नहीं रोका और तुम सब जहां चाहो वहां बैठ सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस क्लास से जा सकता है। ये सुनकर अमृता गुस्से में टीचर की तरह दिखती है, लेकिन टीचर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नागेश्वर उसकी तरफ देखा है और बोलता है अब तुम्हें क्या करना है, तुम क्यों प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो। ये सुनकर अमृता बोलते हैं मैं प्रॉब्लम खड़ी कर रही हूँ या तुम प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, यहाँ पर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम कितने सुंदर हो या तुम्हारे पास कितनी लड़कियां आ सकती हैं। ये बोलकर वह दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। तभी गुनगुन गुस्से में उठती है। तभी नागेश्वर उसका हाथ पकड़कर थोड़ा सा दबा देता है, जिससे गुनगुन समझ जाती है कि वह उसे बैठने का इशारा कर रहा है। ये देखकर अमृता और ज्यादा गुस्से में चिढ़ जाती है। तभी टीचर जोर से टेबल पर हाथ मारते हैं और उसकी आवाज से सभी लोग टीचर की तरफ देखने लगते हैं और फिर टीचर सबको बोलते हैं कि अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर किसी ने आवाज की तो मैं इस क्लास से सभी को बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे चुप हो जाते हैं और गुस्से में गुनगुन और नागेश्वर को देखने लगते हैं। फिर टीचर बोलना शुरू करते हैं और फिर सभी को बताते हैं कि गिटार कैसे बजना चाहिए और फिर किस तरह संगीत से किसी पर हमला किया जा सकता है, और सभी को ध्यान से बता रहे होते हैं। तभी नागेश्वर पूछता है टीचर अगर हम इस तार से किस तरह एक व्यक्ति के मानसिक दबाव को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि वह एक जगह से हिल डुल ना पाए। ये सुनकर वह बताते हैं कि आप जिस तरह भी चाहो उसी तरह का दबाव बना सकते हैं। जब आप दबाव बनाओगे तो उसके प्रतिद्वंदी के मन में इस तरह के ख्याल आएंगे कि जैसे कोई उसे मार रहा हो या फिर उसे टॉर्चर कर रहा हो, इसलिए उसको डरना अवकाश वर्जित है। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया टीचर। फिर वह चुपचाप बैठ जाता है और टीचर कुछ देर तक पढ़ते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर नागेश्वर राहत की सांस लेता है, क्योंकि उनकी वाणी से नागेश्वर को ऐसा लग रहा था कि वह यहीं पर अपना दम तोड़ देगा, और नागेश्वर को ही नहीं सबको लग रहा था कि सभी के साथ ऐसा ही हो रहा था। यही सब सोते हुए वह समझ गया कि नागेश्वर के साथ नहीं सभी के साथ हो रहा है, इसलिए नागेश्वर चुपचाप अपना बैग उठना है और गुनगुन को बोलता है चलो गुनगुन अब यहाँ से चलते हैं। जब गुनगुन को जाते वक्त अमृता दिखाई देती है तो अमृत के पास जाकर गुनगुन उससे पूछता है अमृता तुम मुझ पर इस तरह इंतजाम कैसे लगा सकती हो, मैं तो तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ा ही नहीं। ये सुनकर अमृता बोलते हैं तुमने मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुम जिसके पीछे हो उसकी मेरे से सगाई कुछ दिन पहले ही टूटी है। ये सुनकर गुनगुन शॉक हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हारी इससे पहले सगाई हो रखी थी और फिर तुमने इसे तोड़ क्यों दिया। ये सुनकर अमृता गुस्से में अपना हाथ अपने सर पर मरती है और बोलती है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं किसी के बातों में आकर उसे सगाई तोड़ बैठी हूँ और मेरे घर वाले अब मुझे भी बात नहीं करते ढंग से। ये सुनकर गुनगुन बोलती है तो तुम्हारे पिताजी क्या बोलना चाहते हैं उनसे पूछो। ये सुनकर वह बोलती है कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि वापस मैं नागेश्वर को मान लूं जिससे वह दोबारा सगाई कर लूं। ये सुनकर गुनगुन बोलती है तो फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, चैटेंट नागेश्वर की नहीं शक्तियाँ। गुनगुन की बातें सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कुछ बोलते ही वाली होती है। तभी वहां पर नागेश्वर आ जाता है और गुनगुन का हाथ पकड़कर वहां से चलने लगता है। ये देखकर गुनगुन तो मुस्कुरा देती है, लेकिन उधर अमृता को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर वहां के आस पड़ोस के लड़के उसे दूर हटे लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई चुड़ैल का साया उसके अंदर घुस गया है।
ये देखकर सभी लड़के डर जाते हैं। तभी गुनगुन देखी है कि वह जोर जोर से चिल्ला रही है। तभी गुनगुन नागेश्वर को समझती है और कहती है कि उसे थोड़ा बात तो करो, इस तरह उसे इग्नोर करोगे तो वह और ज्यादा गुस्से में होगी। यह सुनकर नागेश्वर कहता है, तुम्हें नहीं पता उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। जब तुम मैं उसके बारे में जानोगी तो समझ आएगा कि मेरे पर क्या पीती है और मैं क्या करना हूँ। मुझे एक फर्क नहीं पड़ता कि वह गुस्से में क्या कर सकती है, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर गुनगुन को भी बुरा लगता है, लेकिन वह अब जानती थी कि नागेश्वर को फोर्स नहीं कर सकती, इसलिए वह चुपचाप नागेश्वर के साथ चलती रहती है और उससे आगे बातें करते हुए। कुछ देर में वह लोग घर पर पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि कार्तिक वहां पर बैठा कुछ मित्रों का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर नागेश्वर बहुत खुश होता है और बोलता है, तुम तो बहुत अच्छे हो और इस तरह का अभ्यास तो कोई भी जानवर नहीं कर सकता। ये सुनकर जान नागेश्वर की बातें सुनकर कार्तिक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कार्तिक उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता। तभी कुछ सोचते हुए नागेश्वर कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें इस तरह मंत्र का जाप करना सिखाऊं और तुम बड़ी जल्दी ही उसमें सीख जाओगे। ये सुनकर गुनगुन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, पहले खुद तो सीख लो, तुम्हें खुद नहीं आता और दूसरों को सीखने के लिए बात कर रहे हो। ये सुनकर नागेश्वर शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सुनकर गुनगुन रहती है, मुझे पता है तुम उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम उसे चीज को खुद नहीं ट्राई करोगे तब तक तुम किसी को कैसे सीख सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि गुनगुन खाने की क्या कोशिश कर रही है, इसीलिए वह पहले ट्राई करता है, लेकिन वह तो उससे भी बुरा कर रहा था। ये देखकर कार्तिक मुस्कुराता है और हंसने लग जाता है। नागेश्वर को गुस्सा आता है और वह फिर उसी में बड़े ध्यान से करने लग जाता है, लेकिन नागेश्वर शाम तक भी उसे काम को नहीं कर पाता और फिर वह निराश होकर बैठ जाता है। तभी वहां पर जसवंत जी आते हैं और सभी बच्चों को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। जब सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं तो जसवंत जी सभी को एक एक गिटार थमा देते हैं और फिर वह अपना गिटार अपने मित्रों से बुलाते हैं। ये देखकर नागेश्वर शक में हो जाता है और कहता है, यह आप कहाँ से ले गिटार, अभी तो ये दिख नहीं रहा था। इस दिन सुनकर जसवंत जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम भी ऐसा करना सीख जाओगी। जसवंत जी बात सुनकर वह हमेशा हिलता है और चुपचाप वहां पर आलसी पलटी मारकर बैठ जाती है और फिर बोलते हैं, देखो गिटार को कैसे छेद जाता है और फिर उसमें से कैसे धुन निकलती है, एकदम मीठी मीठी सी, जो सुनने में इतनी मनमोहन के किसी को भी अप्सराओं की याद दिला दे। ये देखकर नागेश्वर अपने मन ही मन में खो जाता है और फिर वह गहरी नींद में चला जाता है। ये देखकर सभी बच्चे कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि पिताजी यह क्या हुआ जो नागेश्वर गहरी नींद में चला गया है। तभी नागेश्वर को गहरी नींद में भेजने के बाद वह बताते हैं कि मैं उसे कुछ सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके भी मन में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी अब गहरी नींद में जाने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग डिस्टर्ब मत करना हम दोनों को और तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर के मन में चले जाते हैं। फिर वह मन में जाने के बाद वह देखते हैं कि नागेश्वर एक पल के किनारे खड़ा है और उधर में नदी बह रही है। तभी नागेश्वर के पास जाकर उससे पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। ये सुनकर नागेश्वर जब अपना सर उठाकर देखता है तो उसके सामने जसवंत जी खड़े होते हैं और जब जसवंत जी को अपने पास देखता है तो वह हैरान हो जाता है और कहता है, आप यहाँ कैसे आ गए और मैं कहाँ हूँ और कैसे पहुंचा। ये सुनकर नागेश्वर उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सीखना चाहता हूँ जिससे तुम यहाँ पर 2 से 3 गुनी रफ्तार में सीख सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, इससे तो बेहतर होता कि मैं वही सीख लेता। ये सुनकर नागेश्वर के कंधे पर हाथ रखती हैं और कहते हैं, तुम कुछ चीज होती है जो बाहर ना आए तभी बेहतर होगी। यह सुनकर वह उससे पूछत बेहतर होगी। यह सुनकर वह उससे पूछते हैं, लेकिन नागेश्वर को कुछ बोलने का मौका नहीं देते और वह अपने बात खत्म करके बोलते हैं, ठीक है अब मैं तुम्हें सीखने वाला हूँ और यह मंत्र बड़े ध्यान से सुना। जब वह कुछ देर मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोलने के बाद वह बैठ जाते हैं। ये देखकर नागेश्वर भी जमीन पर बैठ जाता है और फिर वही मंत्र दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्र बोल नहीं पाता। ये देखकर दोबारा वह अपना गला साफ करते हैं और फिर उसे अपने पीछे पीछे बोलने के लिए बोलते हैं। ऐसे कुछ देर और निकल जाते हैं, लेकिन नागेश्वर मंत्र अभी भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तभी नागेश्वर को बोलते हैं, तुम यह मंत्र मेरे पीछे पीछे ठीक से बोलो। ये सुनकर नागेश्वर चुपचाप उनके पीछे पीछे वह मंत्र बोलने लगता है और जब नागेश्वर यह मंत्र बोलकर खत्म करता है तभी नागेश्वर देखा है कि उसके चेतना में बहुत ही तेज भूकंप जैसा आ रहा है और ये देखकर नागेश्वर घबरा जाता है। लेकिन तभी नागेश्वर के को जसवंत जी की आवाज आती है और बोलता है कि आप इस घबराए मत, अगर घबरा गए तो जय नहीं हो पाएगा। ये सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि यह सब उन्होंने ही किया है और वह चुपचाप शांति से सब होता हुआ देखा है। वह देखता है उसके दुनिया बहुत बड़ी हो रही है और उसके दिमाग में बहुत सारा खाली स्पेस है जिसमें एक नई ऊर्जा का उत्पन्न हो रहा है और वह ऊर्जा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ये देखकर नागेश्वर समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वह एक चने की दाल की जितनी बड़ी होकर रुक जाती है। ये देखकर नागेश्वर फिर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि गुरुजी अब ये क्या है और यह यहाँ पर ऐसे क्यों रुक गया है। इससे पहले कि नागेश्वर उनसे कोई कुछ सवाल पूछता उससे पहले ही वह उसे बताते हैं कि यह तुम्हारी शक्ति का एक छोटा सा अंश है और इस शक्ति को मैंने तुम्हें जागृत करवाना सिखाया है। अब तुम इस शक्ति को बड़ा करोगे जितनी ज्यादा
बड़ा करोगे तुम देख पाओगे कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर नागेश्वर बहुत खुश होता है और वह जाकर के जैसे ही उनके गले लगाता है वह वहां से गायब हो जाते हैं और ये देखकर नागेश्वर घबरा जाता है। तभी नागेश्वर अपने होश में आता है और देखता है कि वह अभी भी वहीं बैठा हुआ है और बोलता है मैं तो कहीं चला गया था तो मैं यहाँ पर वापस कैसे आ गया। ये सुनकर जसवंत जी सामने बैठे हुए उसकी मुस्कुरा कर देखते हैं और कहते हैं तुम्हें कैसा लगा वह चीज सीख कर जो मैंने तुम्हें सिखाया है। 11 बुलंदशहर की जानकारी। ये सुनकर नागेश्वर कुछ समझ नहीं पाता और फिर उसे ध्यान आता है और फिर वह चौंक कर जसवंत जी को देखा है तो वह पूछता है क्या वह सपना नहीं था। ये सुनकर जसवंत जी बोलते हैं नहीं वह सपना नहीं था, बस मैं तुम्हें कुछ सीखना चाहता था इसलिए वहां लेकर गया। ये सुनकर नागेश्वर अपने दिल में उनका खूब आभार करता है और कहता है मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ये सुनकर जसवंत जी हंसते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें सीख रहा हूँ। तभी उनकी मुस्कुराहट बंद हो जाती है और फिर वह सीरियस होकर नागेश्वर की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसके बदले मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। ये सुनकर नागेश्वर भी चुप हो जाता है और पूछता है आप क्या चाहती है, मैं आपको वह जरूर करूंगा अगर मुझसे हो सका तो। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो और मैं तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर नागेश्वर अपना सर हमें हिलता है और बोलता है आप बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर जसवंत जी बोलते हैं मैं तुमसे बस एक ही चीज मांगता हूँ कि मेरी बेटी की जिम्मेदारी लो और तुम चाहोगी वह सुरक्षित रहे। ये सुनकर नागेश्वर गुनगुन की ओर देखा है और गुनगुन शर्मा जाती है। ये देखकर नागेश्वर पूछता है इसका क्या मतलब है जसवंत जी, आप मुझे खुलकर बताइए। तभी जसवंत जी बोलते हैं मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को आप अपने साथ ही रखिए, अगर वह कुछ करना चाहे तो उसे मत रोकिए क्योंकि वह अपने आप को इस तरह तरसना चाहती है कि वह यहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे अच्छी ताकतवर साधक बन सके। ये सुनकर नागेश्वर थोड़ा शांत होता है और बोलता है ठीक है, मैं उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूं और मैं आपकी बेटी को कभी कुछ करने से नहीं रोकूंगा। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का प्लीज ध्यान रखना, उसको किसी भी चीज की दिक्कत मत होने देना। ये सुनकर नागेश्वर कहता है हाँ मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये सुनकर नागेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। ये सुनकर नागेश्वर बड़े ध्यान से उनकी बात सुनता है और कहता है आप मुझे खुलकर बता सकते हैं मेरी बेटी को जैसा तुमने देखा कि उसे बर्फ की शक्तियां मिली है और तुम जानते हो कि बर्फ की शक्तियां और आपकी शक्तियां रखने वाली ये दो लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और 5 तत्व है जिसे अभी तुमने देखा नहीं है। इस तरह के सभी ताकतवर एलिमेंट वाले पावर वाले लोगों को तुम्हें ढूंढना है जिससे कि तुम अपनी ताकत बढ़ा सकूं। ये सुनकर नागेश्वर हैरान हो जाता है और बोलता है उससे मेरा क्या लेना देना है। तभी नागेश्वर को जसवंत बताते हैं कि तुम उसे अपनी ताकत बढ़ा सकते हो और तुम इतनी ताकतवर हो सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अभी जिस मुकाम पर हो तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता, लेकिन बाहर निकलते ही तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर लोग मिलेंगे और फिर तुम उनसे हार जाओगे। ये सुनकर वह उनके थोड़ा पास आता है और बोलता है आप कहना क्या चाहते हैं। ये सुनकर जसवंत जी कहते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अभी कितने ताकतवर नहीं है कि आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ताकतवर बनना है तो आपको बाहर निकलना होगा और आप बाहर निकाल कर ही अपनी ताकत बढ़ा सकती हैं और अलग अलग कबीले में जाकर और कुछ भी सीख सकते हैं। ये सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि वह क्या बातें कर रहे हैं और वह क्या कहना चाहते हैं। उनकी बातें और उनकी इंटेंशन को समझने के बाद वह उन पर जो शक था वह दूर हो गया और वह समझ जाता है कि वह उनकी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। तभी नागेश्वर कुछ सोचता है और बोलता है इससे मेरा क्या फायदा। तभी नागेश्वर को जसवंत जी बोलते हैं तुम जाकर बुलंदशाह शहर जैसे इलाके में जा सकते हो और फिर वहां तुम्हें जाने के बाद पता चलेगा कि कितनी ताकतवर लोग हैं इस दुनिया में और कैसे कैसे लोग हैं। वह सुनकर नागेश्वर वहां से उठता है और अपनी तैयारी के लिए चले जाता है। तभी उन्हें जाते वक्त देखा जसवंत बोलता है कि मेरी बेटी को भी साथ में ले जाओ और तुम उसे कार्तिक को भी साथ में ले जा सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं उसे स्कूल में अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने जा रहा हूं, ना कि मैं वहां पिकनिक के लिए। ये सुनकर उन्हें बताते हैं कि तुम वहां पर मुझे पता है कि किस लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हें वहां पर कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नागेश्वर थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि आप अगर चले गए तो यहाँ के बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ये सुनकर जसवंत जी कहते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए और भी लोग हैं। तभी नागेश्वर कहता है कि आप कार्तिक को यही रखिए और मैं और गुनगुन वहां पर जाएंगे और वहां अपना एडमिशन करवाएंगे। ये सुनकर वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक और बार बता देना चाहता हूँ मैं अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी भावनाओं को नागेश्वर समझ सकता था क्योंकि वह भी जानता था कि अपने बच्चों से उनके माता पिता कितना प्यार करते हैं। यही सब सोते हुए वह कुछ नहीं बोलता और हाँ में सर हिला देता है। तभी वहां पर गुनगुन भी आ जाती है और गुनगुन जब बाहर जाने की बात सुनती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता को गले लगाकर जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है पिताजी मैं कहीं नहीं जाना चाहती। यह सुनकर उसके पिता उसे दूर हटते हैं और उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं बेटा कभी कभी ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने घोंसले को छोड़ना
ही होता है, इसलिए तुम्हें दूर जाना ही होगा वरना तुम कभी अच्छी साधक नहीं बन पाओगी। अपने पिता की बात सुनकर वह फिर से बाबू को जाती है, लेकिन फिर वह पूछता है पिताजी आप क्यों नहीं चल रही। तभी पिताजी बोलते हैं कि मैं नहीं आ सकता, तुम्हें अब नागेश्वर के साथ ही रहना है और अब तुम मुझसे वादा करो कि कभी नागेश्वर को परेशान नहीं करोगी और अगर उसे पर खतरा आया तो कभी उसे बचाने के लिए पीछे नहीं हटोगी। अगर तुम अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो तुम इससे भी पीछे नहीं हटोगी। ये सुनकर नागेश्वर घबरा जाता है और कहता है ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है और आप जानते हैं कि मैं एक मामले सा लड़का हूं और आप मेरे को इस तरह की आदर सम्मान नहीं दे सकते और आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे कि मुझे वहां पर जंग लड़ने जाना है। ये सुनकर जसवंत जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें जंग पर नहीं भेज रहा, लेकिन वहां शायद जरूरत पड़ सकती है क्योंकि तुम नहीं जानते वहां के लोग कैसे हैं और कितने खतरनाक हैं। वहां के लोग तुम्हें चाहे तो एक पल में जान से मार सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों मिलकर उन लोगों का सामना आराम से कर सकते हो और उसे यूनिवर्सिटी में जाना तो थोड़ा अपने आप को कम और कॉल रखना। ये सुनकर नागेश्वर चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नागेश्वर पूछता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये सुनकर जसवंत जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं वहां के बच्चे बड़े शैतान हैं और वहां के टीचर भी एक दूसरे को लड़ने के लिए नहीं रुकते। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है ऐसा क्यों गुरुजी। तभी उसे बताते हैं उनका मानना है कि जितना आपस में ये लोग लड़ाई करेंगे उतना ही बेहतर होंगे, इसीलिए वहां के टीचर एक दूसरे को लड़ने से नहीं रोकते। लेकिन तुम जानते हो कि वहां पर इतनी खतरनाक लड़ाइयां होती है लेकिन वहां पर किसी की जान नहीं जाती, लेकिन वहां पर बहुत खतरा है, इसलिए तुम जाना तो थोड़ा सावधान रहना। ये सुनकर नागेश्वर हाँ में सर हिलता है और उन्हें शुक्रिया कहता है कि उन्होंने उसके लिए इतना सोचा। तभी वहां पर गुनगुन आती है और गुनगुन को देखकर वह दोबारा भावुक हो जाते हैं। 12 परीक्षा का दिन। तभी वह नागेश्वर की ओर देखते हैं और कहते हैं नागेश्वर अब तुम सब सो जाओ और तुम्हें या कल ही परीक्षा देने के लिए स्कूल में जाना है और तुम्हें पता है कि बाहर से लोग आने वाले हैं। ये सुनकर नागेश्वर और गुनगुन दोनों परेशान हो जाते हैं और क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा था, लेकिन नागेश्वर ने कहा कोई नहीं हम अपनी ये ताकत दिखाएंगी। यह सुनकर जसवंत जी हमें सर हिला देते हैं और कहते हैं अपनी पूरी शक्तियां मत दिखाना वरना कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर उसके परिणाम बहुत बुरे भी हो सकती हैं। ये सुनकर नागेश्वर हमेशा हिलाता है और कहता है कि हम लोग अपना ध्यान रखेंगे, आप भी जाकर सो जाए टीचर। ये सुनकर जसवंत बिल्कुल भी खुश नहीं होते, लेकिन उनकी बेटी यह सब समझ जाती है और फिर वह अपने पिता को घर कर देखती है, जिससे उसके पिता डर जाते हैं और वह चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके पिता क्या सोच रहे हैं और वह उनको ये सब नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता को सोने के लिए भेज दिया और नागेश्वर को बड़े प्यार से देखने लगी। तभी नागेश्वर भी उसे जब इस तरह दिखता है तो वह भी उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके करीब आने ही वाला होता है। तभी गुनगुन चुटकी बजाकर उसे सख्त हिदायत देती है कि बिना उसकी मर्जी के वह उसके पास नहीं आ सकता। उसकी बातें नागेश्वर डर जाता है और वह चुपचाप अपने कमरे में सोने चला जाता है। ये देखकर वह बहुत खुश होती है और वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये देखकर नागेश्वर और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर कमल डालकर सो जाता है। तभी गुनगुन भी आगे जाकर अपने कमरे में सो जाती है और जब वह लोग सुबह उठते हैं तो जसवंत के साथ सभी लोग अपने स्कूल जाते हैं। जब नागेश्वर स्कूल में पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और बाहर से कुछ लोग आए थे। ये देखकर नागेश्वर उनके पास जाता है और पूछता है आप लोग कहां से आए हैं, लेकिन वह लोग नागेश्वर को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वह लोग नागेश्वर को एक बच्चा समझ रहे थे। तभी नागेश्वर फिर से पूछता है तो वह लोग बताते हैं हम बुलंदशहर की मार्शल आर्ट स्कूल से आए हैं। ये सुनकर नागेश्वर और भी खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं भी वहां पर अपना एडमिशन करवा सकता हूं। ये सुनकर वह लोग हंसते जाते हैं और कहते हैं तुम अगर वहां पर अपना एडमिशन करवाओगे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। यह सुनकर नागेश्वर अपने आप को छोटा महसूस करता है, लेकिन वहां पर गुनगुन आ जाती है और नागेश्वर के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है तुम चिंता मत करो, हम अच्छे हैं और हम जरूर जीतेंगे। ये सुनकर नागेश्वर को अच्छा महसूस होता है, वह समझ गया कि उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर उन लड़कों का खून खौल जाता है। फिर वह देखते हैं कि उसे किसने उनकी बात काटी तो वह देखते हैं कि बहुत खूबसूरत सी लड़की है। ये देखकर वह उसे पर मोहित हो जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लड़की गुनगुन को बोलता है अरे वह तुम कितनी खूबसूरत हो, वैसे तुम्हारा क्या नाम है। ये सुनकर गुनगुन गुस्से में उन्हें घूरती है लेकिन कुछ नहीं बोलता और बोलती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर वह लड़की वह कुछ नहीं रहती और वहां से चले जाते हैं। ये देखकर गुनगुन शॉक हो जाती है और कहती है कि यह लोग इतनी जल्दी कैसे चली गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो नागेश्वर को भी नहीं हो रहा था। तभी नागेश्वर कुछ सोचते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, हमें अपने टूर्नामेंट के लिए चलना चाहिए, हमें ये भी देखना है कि हम पास होने लायक है भी या नहीं। ये सुनकर वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं और जब वह देखते हैं कि उनका मंच कहाँ है तो वह देखते हैं कि एक मंच लगा हुआ है और कुछ स्टूडेंट वहां पर पहले से ही फाइट कर रहे थे। ये देखकर नागेश्वर समझ जाता है कि इसमें फाइट करना है। दरअसल उनके प्रिंसिपल और बुलंदशहर के प्रिंसिपल आपस में लड़ाई करवाते थे और इससे पता चलता था कि किसकी पढ़ाई ज्यादा अच्छे से हुई है और किसकी स्कूल कितना अच्छा है।
तभी बुलंदशहर के स्कूल के प्रिंसिपल आगे आते हैं और कहते हैं सभी बच्चे लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं, जिनको अपना पार्टनर सुनना है सुनकर दो जोड़ियां में लड़ाई करेंगे। ये सुनकर नागेश्वर तुरंत गुनगुन को चुन लेता है। ये देखकर अमृता उसे पर फिर भड़क जाती है, लेकिन अमृता कुछ नहीं बोलता और चुपचाप नागेश्वर के पीछे खड़ी होकर किसी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। ये देखकर वह अकेली खड़ी हो जाती है। तभी नागेश्वर उसके पास आता है और बोलता है लगता है तुम्हें कोई नहीं मिला। तभी नागेश्वर बोलता है क्या तुम मेरे दोस्त या छोटे भाई के साथ इस मैच को मुकाबला लड़ना चाहोगी। यह सुनकर वह कहती है वैसे कौन है। ये सुनकर वह कार्तिक को बुलाता है और कार्तिक जैसे ही अमृता के सामने आता है वह उसे इस तरह दिखती है जैसे कोई बच्चे को देख रही हो। ये देखकर नागेश्वर गुस्से में उससे पूछता है अगर तुम्हें नहीं लड़ना तो ठीक है, मैं इसको वापस भेज सकता हूँ। ये सुनकर अमृता शांत हो जाती है और फिर उसे उसके साथ ही लड़ने के लिए भेजना पड़ता है। और फिर कुछ देर में अमृत की बारी आ जाती है और जब अमृता और वह बच्चा मंच पर जाते हैं तो उसे बच्चों के ऊपर सभी के सभी कमेंट करने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा किसका है, कहीं इस लड़ाई में मर ना जाए। ये सुनकर नागेश्वर कहता है यह मेरा छोटा भाई है और मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। वहां पर नागेश्वर और गुनगुन जाते थे कि उसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वह उसका शरीर इतना मजबूत है कि इनकी आग से तो उनके पर भी नहीं चलने वाली। यही सोचते हुए वह लोग मुस्कुराते हैं और फिर कुछ देर में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लड़ाई शुरू होती है तब तो लड़ने में उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब कार्तिक अपना अटैक करना शुरू करता है तो वह लोग चौंक जाते हैं और उसके अटैक की प्रशंसा करते हैं। ये देखकर अमृता अभी शॉक हो जाती है और कहती है कि यह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और यह इतना ताकतवर कैसे हैं। तभी वह कुछ सोचता है और बोलता है कि मैं इनका छोटा भाई हूं और मैं अब इनके साथ ही रहता हूं। ये सुनकर अमृता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती थी। वह तो बस इतना चाहती थी और वह पास हो चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप वहां से दूर है जाती है और एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।